स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, हमने आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पाठ, उसका नाम है कृष्णा सोबती के उद्गार। तो बच्चों, कृष्णा सोबती जो हैं वो हिंदी की प्रतिष्ठित एक रचनाकार रही हैं। तो इस पाठ में उन्हीं के अनुभवों और विचारों को एक भेंट वार्ता के द्वारा समझाया गया है कि इसमें जो एक लेखिका हैं जब वो उनसे मिलने जाती हैं तो उनसे कितनी तरह की बातें होती हैं, किस प्रकार उनके विचार वो आपस में बांटती हैं, किस प्रकार वो अपने अनुभव बताती हैं। तो उद्गार का मतलब होता है मन के विचार। उद्गार का मतलब जो है कृष्णा सोबती के उद्गार। उद्गार का मतलब ही यही होता है अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त करना। तो पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। तो हमारे जो कठिन शब्द हैं पाठ से वो है मोहताज। मोहताज का अर्थ होता है आश्रित, आश्रित होना। आश्रित का मतलब है, हम इसको निर्भर भी बोल सकते हैं, निर्भर या आश्रित। फिर है भयावह का मतलब होता है भयानक। त्रासदी का मतलब होता है, त्रासदी का मतलब दुख देने वाली घटना, दुख देने वाली घटना, देने वाली घटना। और इसके बाद है फिजा। फिजा का मतलब होता है माहौल या वातावरण, वातावरण। फिर है शख्सियत। शख्सियत का मतलब क्या होता है, एक व्यक्तित्व जो व्यक्ति का उभर कर आता है जब उसके विचार या अनुभव जो है किसी को पढ़ने में या किसी को सुनने में या पूरे राष्ट्र के प्रति होते हैं और उनको सुनकर हमें अच्छा लगता है और वो व्यक्ति अपने उन विचारों के कारण ही बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। तो यानी उसको शख्सियत का नाम दे दिया जाता है कि ये एक अलग से एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तो शख्सियत का मतलब होता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। अब इसके बाद हम देखें तो कौंध। कौंध का मतलब होता है चमक, कौंध जाना, जैसी चमक को देखकर आंखें कौंध जाती है। फिर है अनायास। अनायास का अर्थ होता है अचानक, अनायास का अर्थ होता है अचानक। प्रस्फुटन का मतलब, प्रस्फुटन क्या होता है बच्चों, प्रस्फुटन का मतलब होता है खिलना। यानी जब आपको अपने मन की कोई बात सुनने को मिले या आप चाह रहे हो कि हमें कोई कहानी सुनाए और आपको सामने वाला वो कहानी भी सुना दे तो आप क्या होते हो, खुशी के मारे फूले नहीं समाते। तो इसलिए यहाँ पर प्रस्फुटन का मतलब है खिलना, कि जब आपके चेहरे पर एक हंसी प्रस्फुटित हो जाए तो इसका अर्थ होता है खिलना। अब है हमारा नेक्स्ट वैविध्यपूर्ण। वैविध्यपूर्ण मतलब विविधता, विविधता से पूर्ण। फिर है हमारा संस्पर्श। संस्पर्श होता है मतलब छूना, किसी चीज को छू लेना, छूना या स्पर्श करना। फिर है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब होता है कि जिसे कहा ना जा सके, मतलब उस शख्सियत में या किसी व्यक्ति में इतनी विशेषताएं हैं कि उसको कहा ही नहीं जा सकता, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो उसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय, यानी जिसे कहा ना जा सके, अनिर्वचनीय होता है। फिर है पुनर्वा। पुनर्वा का मतलब होता है फिर से नई, मतलब फिर से नई कोई चीज है, फिर से नई। तो इस तरीके से हमने ये कठिन शब्दों के अर्थों को जान लिया। अब हम शुरू करते हैं हमारी पाठ की चर्चा पर। तो बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कृष्णा सोबती, ये जो हमारा पूरा पाठ है कृष्णा सोबती जी के विचारों पर आधारित है। कहते हैं कि जो कृष्णा सोबती जी जो हैं वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले के दौर को भी देखा है। यानी आज़ादी से पहले जो त्रासदी थी, जो दुख देने वाली घटना है, यानी अंग्रेजों के टाइम पे जब हमारा देश गुलाम था तो उस दास्ता के पीरियड को भी उन्होंने देखा है, और दास्ता के बाद जब हमें आज़ादी मिली उस दौर को भी जो है कृष्णा सोबती जी ने देखा है।
और उन्होंने आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान की फ़िज़ा बदली, मतलब आज़ादी के बाद जो वातावरण बदला हमारे हिंदुस्तान का, उसको भी देखा है उन्होंने। और जो कभी चादर ओढ़े पत्थर जैसी अहिल्या जैसी औरत, जिसको कभी भी मतलब कुछ बोलने की इजाज़त ही नहीं थी, जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारी जो स्त्रियों की जो दशा थी वो ये थी कि वो सिर्फ एक पत्थर के भांति, अहिल्या जो पत्थर की स्त्री थी उसको भगवान राम ने तारा था। तो यहाँ पर वो कह रही है कि यहाँ पे कोई तारने वाला नहीं था। जब दास्ता चल रही थी उस समय जो औरत थी वो क्या थी, चादर ओढ़े हुए एक पत्थर की मूर्ति थी और उसको जुबान खोलने का कोई हक नहीं था। उस समय औरत की ये स्थिति थी। लेकिन बाद में जब आज़ादी मिली, हमें हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो जो कृष्णा सोबती जी जो है वो कहती हैं कि उनकी जुबान को एक कलम मिल गई, उनकी जुबान को एक कलम मिल गई। और इसीलिए कृष्णा सोबती जी के जो विचार हैं उनको देखते हुए उन्हें स्त्री विमर्श का प्रणेता कहा जाता है। यानी पहली महिला कृष्णा सोबती जी जिन्होंने आज़ादी के बाद महिलाओं की दशा के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। तो ऐसी ही है हमारी मशहूर वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार रचनाकार कृष्णा सोबती जी, जिनसे मिलने का एक मौका मिला लेखिका को, जिनके साथ ये वार्ता हुई है, उनकी भेंट वार्ता हुई है। तो वो कब हुई, दिल्ली प्रवास के दौरान। यानी जो लेखिकाएं जिन्होंने इन विचारों को लिखा है इस अध्याय में, वो लेखिका जब दिल्ली रहती थी उसी समय उनको मौका मिला कृष्णा सोबती जी से भेंट करने का या मिलने का। तो जब वो उनके पास मिलने पहुंची तो बात करते करते कृष्णा सोबती जी अपने बचपन को याद करते हुए कहती है कि हमारा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ कोई किसी को नहीं दबा रहा था। और बल्कि इस तरह से आप इसको समझो कि जब हम डॉक्टर के पास कोई बीमारी दिखाने जाते हैं तो हम जो डॉक्टर को बताते हैं वो सिर्फ तकलीफ बताते हैं, उससे कोई भी अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करते। अतिशयोक्ति मतलब उसकी बात पर ना हम कोई कटाक्ष करते हैं, ना उसकी बात को काटते हैं। जैसा डॉक्टर हमें बताता है हम वैसी बात मानते हैं। और क्या करते हैं, हम डॉक्टर को कोई भी बात अपनी नहीं छुपाते। और जब तक हम डॉक्टर से अपनी बीमारी खुलकर बताते हैं, नहीं छुपाते हैं, तभी हमारा जो इलाज है वो भी सही तरीके से हो पाता है और हम ठीक हो पाते हैं। तो कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि इसी घटना से मुझे लिखने का और अनुशासन में रहने का एक क्या मिला, एक अनुशासन में और रचना लिखने का उनको एक आइडिया मिला। और तभी से उन्होंने ये सोचा कि स्त्री अपने अंदर घुट घुट कर क्यों जिए, क्यों ना वो अपने जीवन में जो भी वो चाहती है वो उन सब चीज़ों को लिखना शुरू करे। तो कृष्णा सोबती जी थी, उन्होंने ये कहा कि स्त्री की दिशा जब तक नहीं बदलेगी, जब तक हम अपने जीवन को किसी नए कोण से नहीं देखेंगे। यानी जो भी हम रचना लिखेंगे या जो भी रचना हम लिखते हैं या कोई नई चीज़ जो लिखते हैं, तो हम मौलिक बातें तभी लिख पाएंगे जब हम हर चीज़ को नए तरीके से देखेंगे। क्यों? क्योंकि पुराने तरीकों में और नए तरीकों में बहुत फ़र्क होता है। जब पहले जो स्त्री थी दास्ता के समय, उनकी जो स्थिति थी उसमें और आज की जो स्त्री है उसकी दशा में बहुत अंतर आ गया था। तो उन्होंने ये सोचा कि बिना किसी नए आइडिया के, यानी बिना किसी नए उपाय के अगर खाली वृत्तांत ही लिखा जाए तो वह मनोरंजन नहीं है। यानी लिखना केवल मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें उसके साथ सुंदर शब्द भी होते हैं, सुंदर एक भाषा भी होती है। जिस भाषा में आप लिखना चाह रहे हो वो भाषा भी होती है जो कि सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। या फिर कभी कभी हम कुछ ऐसा लिख जाते हैं कि जो उसकी चमक है वो हम ही से सवाल करने लगती है कि आपने ये जो लिखा है इसमें क्या खूबी है, क्या क्षमता है। यानी जो हम लिखते हैं उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है कि हमने उसमें क्या खोजा है। यानी कौन सी ऐसी बात है जो हमने नए तरीके से लिखी है और पुराने तरीकों को उसमें हमने कदम नहीं रखने दिया है। तो वो चीज़ होती है कि हम जो भी देख रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंटेंट क्या है। कंटेंट क्या है, हमने जो लिखा है वो चीज़ खोजी है, वो चीज़ क्या है। इसके बाद जो भाषा है वो दूसरे नंबर पर आती है। तो भाषा की जब बात चली
तो अनायास ही मेरी स्मृति में आया कि वो जो भाषा का जो जादू है वो उनके जो लेखनों में बहुत ही कमाल होता था, और उसका जो लिखने का जो तरीका था कृष्णा सोबती जी का, उनका अंदाज़े बयां और कहीं किसी की रचना में नज़र नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने गुजराती भाषा में या पंजाबी या दिल्ली की पृष्ठभूमि पर जो भी देशज व शब्द जो होते थे, जो पंजाब में बोले जाते हैं देशज शब्द यानी वहाँ की बोली गई शब्द, या दिल्ली के जो देशज शब्द थे, उनको अपनी उन रचनाओं में खूब ठूस ठूस कर भरा है और ऐसी सशक्त भाषा का प्रयोग किया है जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी जो रचना थी वो विविधता से पूर्ण थी, यानी उसमें विविध संस्कृतियों के रंग हमें देखने को मिलते हैं। अब उन्होंने कहा कि बहुत सालों पुरानी बात है कि उन्होंने 1935 के आसपास, जब माधुरी, विशाल भार, मॉडर्न रिव्यू आदि हम पढ़ रहे थे, इसके साथ साथ पर उनके घर पर हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का ढेर सारी किताबें आती थी, और केंद्रीय सचिवालय की जो लाइब्रेरी थी उसमें भी जाकर जो कृष्णा सोबती जी हैं वो बहुत किताबें पढ़ती हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि जब उनकी माँ शादी होकर आई थी तो वो दहेज में कुछ 7-8 किताबें अपने साथ लेकर आई थी, जिनमें सत्याग्रह प्रकाश, स्त्री सुबोधनी, रामायण, महाभारत, रमणी रहस्य आदि ऐसी बहुत सी पुस्तकें थी, जिसके कारण कृष्णा सोबती को अपने घर के माहौल में पढ़ने का माहौल मिला, उनकी रुचि जागृत हुई और उन्होंने अलग अलग बहुत सारी किताबों के जरिए लोगों की जिंदगी को देखने का एक नज़रिया पा लिया और एक संस्कार पा लिया। और फिर भी उनको जो संस्कार उनके घर से मिले, उसके बाद वो ये कहती हैं कि आजकल की दुनिया में हमने देखा है कि पहले एकल परिवार हुआ करते थे, लेकिन जब एकल परिवार विभाजित होने लगे तो उस विभाजन के दौर में उन्होंने टूटती बिखरती जिंदगियों को भी देखा है। लेकिन सोचो कि अगर इतनी बड़ी दुनिया में लोग जो हैं वो सिर्फ मैं को लेकर सोचना छोड़ दें तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन आजकल आज़ादी के बाद का जो लोग हैं, उनकी जो सोच है वो सिर्फ मैं तक सीमित होकर रह गई है। इसीलिए जो पहले के जो रचनाकार थे उनकी जैसी रचनाएं आजकल के जो रचनाकार हैं वो नहीं लिख पाते हैं। बातें सुनते सुनते जो लेखिका है वो कह रही है कि अचानक मुझे लगा कि मेरी चाय की प्याली जो है वो, हमारी चाय जो है वो ठंडी होने लगी है। तो चाय की जो वो सुर्खियाँ लेते हैं, चुस्की लेते हैं, उस तरीके से जब वो चाय पीने लगी तो उनको ये लगा कि चाय ज़रूर हमारी ठंडी हो जाए, लेकिन जो हमारी बातों की गर्माहट थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। मतलब उनकी बातों से उनको जो है बहुत मज़ा आ रहा था। फिर बात करते करते अचानक कृष्णा सोबती जी जो है वो आजकल की राजनीति के बारे में बातें करने लगी। वो कहने लगी कि देखो चारों तरफ आजकल दिल्ली में कैसा माहौल छाया हुआ है, कैसे कैसे दौर हमने देखे हैं, कैसे कैसे लोगों को हमने देखा है। हमारे सामने पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो थे, हैं बालकृष्ण शर्मा जैसे लोग हैं जिन्होंने चीज़ों को अलग ढंग से देखा था और परखा था। लेकिन आज 60 साल के लोकतंत्र में भी देखो आज क्या क्या हो रहा है। चारों तरफ लोकतंत्र शब्द की जो वैल्यू है उसको लोग खोते जा रहे हैं, और चारों तरफ क्या चल रहा है, बाहरी चीज़ों के कारण हमारा नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान हमें किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोग भूल चुके हैं कि हमें जो आज ये आज़ादी मिली है, जो लोकतंत्र हमारे पास है, वो कितने लोगों के कारण हमें मिला है। कितने लोग क्रांतिकारी थे जिन्होंने एकजुट होकर कार्य किया, तभी हमें ये लोकतंत्र मिला है। लेकिन आज देखो, आज कोई समझौता करना चाहता ही नहीं है, सिर्फ मैं को रखता है आगे, और सिर्फ अपने ही कारण, अपने ही फायदे की सोचता है, देश के लिए नहीं सोचता। इसलिए आजकल चारों तरफ धंधेबाज पैदा हो रहे हैं, कोई अच्छा राष्ट्रीय नेता पैदा नहीं हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, और हमारी जो जीवन शैली है, उसकी जो सोच है, वो एक संकुचित होकर रह गई है, यानी एक तरह से खत्म ही हो गई है। सच तो यही है कि हम सब लोकतंत्र शब्द का अर्थ ही भूल गए हैं। तो जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि ये राजनीतिक चर्चा को परे रखकर मैं चाहती थी कि कृष्णा सोबती जी जो है वो अपने साहित्य के बारे में कुछ बात करें। इसलिए उन्होंने बात को काटते हुए कहा कि
बात को काटते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने जो लिखी है, साहित्य खींच लाना चाहती थी, तो उन्होंने तुरंत अपनी बात को काटते हुए कृष्णा सोबती जी से कहा कि आपने मित्रों मर्जानी में जो थीम उठाई थी, मित्रों मर्जानी जो उनकी रचना है, उसमें जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि मनुष्य की तरह स्त्री कामनाओं को मुखरित करने का बेबाक अभिव्यक्ति थी, उसमें उन्होंने स्त्रियों की दशा के लिए ये आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि स्त्री की नैसर्गिक कामनाओं को दबाने का सिलसिला तो सालों से चला आ रहा है, लेकिन विवाह के वाबस्ता आपने जो सवाल उठाए थे वो बहुत ही मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाने वाली स्त्री के थे और उसी के कारण बहुत सी स्त्रियों में ये हौसला भी आया है। तब आपने स्त्री के हम में जो वजनी तर्क उठाए थे उनका कितना प्रासंगिक और वाजिब है ये मैं जानना चाहती थी, और आपने उस दौर में इतना साहसिक और रचनात्मक कार्य कैसे किया कि आपने स्त्रियों की जो भावना थी उसके लिए नज़रिया बदलना चाहा लोगों को, तो वो आपने कैसे किया। तो उन्होंने बताया कि देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है जीविका। तो जो जीविका कमाएगा उसको आप वैसा कभी नहीं बना सकते जैसा आप बनाना चाहते हो, क्योंकि हमें व्यक्ति में व्यक्तित्व को स्थापित करना होगा। या आपको ये ऐसा लगता है कि स्त्री के प्रति जो हमारा मनोविज्ञान बदल गया है उसका कारण ये है कि जब आप शिक्षित हो तो स्त्री स्वावलंबी है और वो आपके पास वो अधिकार है जो एक पुरुष में होने चाहिए। जब स्त्री शिक्षित हो गई, स्वावलंबी बन गई, तो उसको वो अधिकार भी मिलने चाहिए जो एक पुरुष को होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस स्थिति में अगर महिला जो है वो कार्य करती है तो वो भी पुरुष के समान अधिकार रखेगी, तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं। वेतनभोगी जीवन की शैली की शर्तें अनुशासन के साथ अपने परिवार को भी एडजस्टमेंट करना होता है। यानी जो स्त्री शिक्षित है, अगर वो कहीं काम करने जा रही है तो वो अपनी जीवन शैली की शर्तों के अनुसार अपने परिवार के साथ एडजस्ट करना भी जानती है। स्त्री के व्यक्तित्व में यही होगा कि सबसे बड़ी बात है कि वो तालमेल बिठाना जानती है। आपके दौर में जैसी लेखिकाएं हुई हैं, जैसे कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, आज के दौर में वैसी रचनाशीलता देखने को भी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग वृत्तांत लिख रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि सृजनात्मकता की सार्थकता बहुत ज़रूरी है। वृत्तांत लिख रहे हैं मतलब आजकल की जो घटनाएं हो रही हैं उनको एज इट इज आप लिख देते हैं और रचना में उकेर देते हैं, लेकिन नहीं, उस रचना में कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि हमें एक नई सृजनात्मकता को जन्म देना होगा। और नई सृजनात्मकता क्या है? आजकल जो चल रहे हैं, कंप्यूटर है, ईमेल है, या तमाम तकनीकी चीज़ें जो आज लेखक हैं उनके व्यापार में जमा हो चुकी हैं। आज का जो भी लेखक है वो खुद किसी चीज़ पर खोज नहीं करना चाहता, वो बस कंप्यूटर पर और गूगल पर और नेट पर सर्च करके जो जहाँ से उसको थोड़ा बहुत टुकड़ा मिला उन सबको मिक्स करके बस एक रचना करने की सोचता है। यानी जो पहले के जो रचनाकार थे वो अपनी रचना में हमेशा कुछ नया करने का सोचते थे, लेकिन आजकल के जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, वो केवल तकनीकी का प्रयोग करते हैं अपनी रचना में, वहीं से थोड़ा सा ज्ञान बटोर लेते हैं और उसको इकट्ठा करके रचना कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि धीरे धीरे एक दिन वो सब आएगा जब आप उसी चीज़ को जब अपने ढंग से देखना शुरू करेंगे, तो इसमें अगर प्रशिक्षित लोग हैं जो अच्छे से जानते हैं उस तकनीक का प्रयोग करना, तो आप देखेंगे कि उस रचनाकार की जो रचना है वो एक अलौकिक रूप में होगी, एक अलग रूप में होगी। लेकिन आज जो छवियाँ और इमेजेस नज़र आएंगी वो धीरे धीरे बदलने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आज जो तकनीक है हो सकता है कल उसका एक नया वर्जन आ जाए सामने, तो आपने जो आज उस तकनीक से शिक्षा लेकर या उस तकनीक की मदद से जो अपने विचार लिखे हैं किसी रचना में, वही विचार आपको फिर पुराने लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जिस तकनीक की मदद से वो रचना लिखी वो तकनीकी एक कदम और आगे बढ़ गई, तो फिर आपको अपनी ही रचना दोबारा लिखने का मन करेगा। तो इस तरह से जो कृष्णा सोबती जी हैं वो राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए बोली कि इस मुल्क का कैरेक्टर है कि 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे। यानी जो हमारा हिंदुस्तान है
उसका कैरेक्टर है कि 2 कदम आगे चल रहे हो तो 4 कदम पीछे भी पहले चलकर देखो। आज की राजनीति जो है उसमें जो है जातिवाद बुरी तरह फंस चुका है। जातिवाद के अलावा घोटाले हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो कृष्णा सोबती जी हैं वो आजकल के राजनेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि आजकल के राजनेता बूढ़े हो चले हैं। 70, 80, 90 साल तक के लोगों को हम राजनीति करने दे रहे हैं, तो इससे बड़ी और त्रासदी क्या है हमारे लिए, क्योंकि हमें उन बूढ़े व्यक्तियों को अब आराम देना चाहिए और जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उनको सामने लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बूढ़े हो चुके हैं राजनेता, उनकी जो सोच है, उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो देखने का नज़रिया है वो उनके समय के हिसाब से होगा। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल की तकनीकी और नए नए जो सृजन हो रहे हैं, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, उन सबको दिमाग में रखते हुए अगर देश को चलाएंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद होता क्या है कि जातिवाद के चक्कर में आज के नवयुवकों की जो आवाज़ है उसको विराम दे दिया जाता है। उनको आपस में ही जातिवाद में फंसा करके सिर्फ लड़ने के लिए या जुलूस निकालने के लिए ही काम में लिया जाता है, जबकि उनका जो दिमाग का जो प्रयोग है हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो शाम थी वो गहराती जा रही थी और जो लेखिका हैं उनकी जो वार्ता है वो कृष्णा सोबती जी के साथ समाप्त हुई। और जब जाते जाते कृष्णा सोबती जी ने उनके हाथ को छुआ तो उनका स्पर्श ही उनको ऐसा लगा कि उनके पास कुछ शब्द ही नहीं थे कि वो उनको कितना अच्छा फील हो रहा है इतनी बड़ी रचनाकार कृष्णा सोबती जी से मिलकर। तो उन्होंने अपनी इस भेंट वार्ता को ही उनके अनुभवों और विचारों को उजागर किया है कि जो कृष्णा सोबती जी हैं उनका स्त्रियों के प्रति क्या सोच है, आजकल की राजनीति के प्रति क्या सोच है, आजकल के नवयुवकों के बारे में वो क्या सोचती है, आजकल की नई तकनीक के बारे में वो क्या सोचती है। आजकल वो बताना चाहती हैं कि किसी भी रचना को करने के लिए नई सृजनात्मक सोच होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को आज के परिवेश में रखकर नए कोण से देखना ज़रूरी है। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने कृष्णा सोबती जी के अनुभवों के द्वारा सीखी। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात सीखने वाली इस अध्याय में यही है कि मौलिक रूप से सोचने और लिखने के लिए आप प्रोत्साहित हैं। मतलब आपको पूरी छूट है कि आप अपने विचारों को, आप अपने अनुभवों को, आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, आप अपने सपने का भारत कैसा देखते हैं, आप अपनी भूमिका क्या निभाना चाहते हैं, वो आप किसी भी रचना में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कल की कक्षा में हम फिर मिलेंगे और इनकी अभ्यास माला को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।